इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आना और क्रिस्टीन के ब्रेकअप होने के बाद क्रिस्टीन जब रात को सो रहा होता है तो उसे सपने आते हैं और ये सपने उसके बचपन के होते हैं। यहाँ पर ये दिखाते हैं कि एक आदमी उस पर बुरी तरह से अत्याचार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं थिएटर में आना की एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग गई है और उसे गुड लक विश करने के लिए क्रिस्टीन फूल भेजता है। आना की जहाँ पर जॉब लगी है उसकी ओनर का नाम जैक है और पिछले 18 महीनों में इस पोस्ट को 3 लड़कियां छोड़ चुकी है और आना चौथी लड़की है। जॉब के बाद आना एक दिन अपने दोस्त की फोटो की एग्जीबिशन में जाती है क्योंकि उसने उसे बुलाया होता है और जब वहां पर जाती है वो देखती है कि उसकी बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी फोटोज लगी होती है जिसके बारे में आना को कुछ भी पता नहीं होता। उसका दोस्त उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो शायद तुम नहीं आती। आना बोलती है हाँ। तभी उसकी दोस्त के पास एक लेडी आती है और वो कहती है कि आना की सारी फोटोज किसी ने खरीद ली है। इस बात से उसके दोस्त को काफी खुशी होती है। आना बोलती है सारी खरीद ली। वो लेडी कहती है हाँ। आना इधर उधर देख रही होती है तो उसके पीछे से क्रिस्टीना जाता है। एना बोलती है तो वो तुम हो जिसने मेरी सारी फोटोज खरीद ली। वो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे और वो अपने साथ आना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। आना जाना नहीं चाहती लेकिन क्रिस्टीन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, हम सिर्फ बात करेंगे। और इसके बाद ये दोनों डिनर पर जाते हैं। डिनर पर क्रिस्टीन बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। आना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी उम्मीदों को तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। वो कहता है ठीक है, नहीं कोई रूल्स होंगे, नहीं कोई शर्तें होंगी। एना बोलती है हमारे बीच में कोई सीक्रेट भी नहीं होंगे और इस चीज के लिए भी क्रिस्टीन मान जाता है। एना कहती है कि लेकिन तुम्हें एक लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। क्रिस्टीन बोलता है कि अब हम वही करेंगे जो तुम कहोगी, लेकिन आना बोलते ही तुम्हें और भी चीजों की जरूरत है। क्रिस्टीन बोलता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। और अब एक बार फिर से ये दोनों एक हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टीन आना को उसके घर छोड़ देता है। रात को जब आना अपनी खिड़की बंद कर रही होती है तो एक लड़की उसी की खिड़की के तरफ घूर रही होती है और आना को कुछ नहीं पता कि वो लड़की कौन है। अगले दिन आना क्रिस्टीन को मिलने के लिए एक बार में जा रही होती है तो वही लड़की जो रात को उसकी खिड़की की तरफ घूर रही थी वो आना के सामने आ जाती है और वो आना को नाम से पुकारती है। एना बोलती है क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? वो लड़की कहती है नहीं, आई एम सॉरी। तब तक वहीं पर आना का बॉस जैक आ जाता है। जैक भी उसी बार में जा रहा होता है और जैक आना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब आना और जैक ये बार में होते हैं तो पीछे से क्रिस्टीन भी आ जाता है। क्रिस्टीन बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके बाद क्रिस्टीन और आना वहाँ से निकल जाते हैं। एना क्रिस्टीन को बोलती है कि तुम्हें मेरे बॉस से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्रिस्टीन बोलता है कि वो मेरी चीज मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। आना बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद ये आना के घर जाते हैं। हालांकि घर जाने के बाद क्रिस्टीन कुछ भी नहीं करता लेकिन आना उसे उकसाती है और ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज आ जाते हैं और रात भर ये दोनों एक साथ रहते हैं। सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो आना उसे $24,000 का चेक उसे वापस देती है जो कि क्रिस्टीन ने उसे रखने के लिए दिया था। क्रिस्टीन बोलता है ये तुम रख लो, इतने पैसे मैं 15 मिनट में कमाता हूँ। लेकिन आना उसके को लेने से मना कर देती है और वो उस चेक को फाड़ देती है। वो कहती है मैं तुम्हारे पैसे क्यों रखूं? और तभी क्रिस्टीन उठकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि आना के अकाउंट में $24,000 डाल दो। एना उसे मना भी करती है लेकिन क्रिस्टीन नहीं रुकता। आना हैरान होती है कि उसके अकाउंट की डिटेल इसे कैसे पता, लेकिन क्रिस्टीन उसे कुछ नहीं बताता और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टीन बोलता है मेरे मॉम ने एक चैरिटी पार्टी रखी है और उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। आना बोलती है कि मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है। क्रिस्टीन बोलता है कि मैं सारा इंतजाम कर लूंगा और उसके बाद आना को वही लड़की दिखती है जो कि कल रात उसकी खिड़की की तरफ देखकर घूर रही थी और जो उसके ऑफिस के बाहर उसको मिली थी। क्रिस्टीन को आना बताती है वहाँ पर अभी एक लड़की खड़ी थी, वो मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी मिली थी और उसे मेरा नाम भी पता है। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी। पट्टी का नाम सुनते ही क्रिस्टीन बोलता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आना समझ जाती है कि क्रिस्टीन उस लड़की को जानता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
आना उस लड़की के बारे में क्रिस्टीन से पूछती है। पहले वो बताने से मना करता है, लेकिन बाद में वो उसे बता देता है। 2 साल पहले हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था और उसका नाम लीला विलियमसन है। एना पूछती है, फिर क्या हुआ? क्रिस्टीन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती थी, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उस रिश्ते को खत्म कर दिया और इसके बाद उसकी शादी हो गई। लेकिन एक कार दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद सुना था वो पागल हो गई। और जब तुम और मैं जॉर्जिया में मिले तो वो यहाँ पर आई थी और उसने अपनी कलाई काट दी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंचा तब वो वहाँ से जा चुकी थी। दरअसल क्रिस्टीन आज तक जिस भी लड़की के साथ रिश्ता रख चुका है, उसके पास हर लड़की की फाइल होती है। आना बोलती है, क्या तुम्हारे पास मेरी भी फाइल है? क्रिस्टीन बोलता है हाँ, और वो उसे फाइल दिखाता है। आना बोलती कि ये सब गलत है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, तुमने उस कंपनी को खरीद लिया। दरअसल क्रिस्टीन ने उस पब्लिशिंग कंपनी को भी खरीद लिया होता है। आना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉस हो। जो $24,000 मुझे कभी चाहिए नहीं थे, तुमने मेरे अकाउंट में डलवाए। क्रिस्टीन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सबसे अलग निकलोगी। आना बोलती है कि मैं इस रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ, तुम्हें समझना चाहती हूँ और समझूंगी भी कैसे। तुम तो मुझे पास भी नहीं आने देते, आज तो क्या तुम मुझे अपने आप को छूने भी नहीं देते। क्रिस्टीन बोलता है कि चलो मेरे बेडरूम में चलो, और इसके बाद ये दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन आना को लिपस्टिक से अपने बॉडी पर लाइंस खींचने को कहता है, और जब वो लाइंस खींचती है वो कहता है कि ये मेरी बाउंड्री है, यानी कि इस एरिया को तुम छू नहीं सकती। और उसके बाद ये दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं जो उसकी मॉम ने रखी होती है, और इस पार्टी में चीजों की सामान की बोली लगती है ताकि उस पैसे को चैरिटी में दिया जा सके। और जब क्रिस्टीन के एक घर के लिए 1 हफ्ते की वैकेशन की बोली लगती है तो आना उस बोली पे $24,000 लगवा देती है। ये वो पैसे हैं जो क्रिस्टीन ने अपने असिस्टेंट को बोलकर आना के अकाउंट में डलवाए थे। दरअसल वो ये पैसे लेना नहीं चाहती थी। अब आना को वॉशरूम में एलेना मिलती है, और ये वही लेडी होती है जिसके क्रिस्टीन के साथ उस वक्त जब क्रिस्टीन बहुत छोटा था शारीरिक संबंध बनाए थे, और इसी ने BDMS टॉयज का इस्तेमाल क्रिस्टीन को सिखाया होता है। दरअसल क्रिस्टीन आज यूं ही है, वो इसकी वजह से होता है, और वो आना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आना उससे बात करना नहीं चाहती। वो बोलती है कि मुझे पता है तुमने क्रिस्टीन के साथ क्या किया है। वो लेडी बोलती है, अगर मैं नहीं होती तो क्रिस्टीन या मर चुका होता या फिर जेल में होता। मैंने उसे उसकी जिंदगी को सही रास्ता दिखाया है, और मुझे तुम्हें ऐसी लड़की नहीं लगती जो अपने ऊपर किसी का भी हुक्म चलने दे। अगर तुम खुद खुश रहना चाहती हो और क्रिस्टीन को भी खुश देखना चाहती हो तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। एना बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे रिश्ते को कभी नहीं समझ सकते। मेरे और क्रिस्टीन के बीच में जो भी चल रहा है, तुम उससे दूर रहो तो ही अच्छा है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद आना वहाँ से चली जाती है और क्रिस्टीन को बोलती है कि मुझे घर जाना है, और क्रिस्टीन भी उसके साथ चल देता है। और जाने से पहले वो एलिना को देख लेता है और समझ जाता है एलिना ने आना को कुछ बोला है। दरअसल क्रिस्टीन का बचपन बहुत ही दर्द भरा था। जब वो छोटा था तो उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली थी और वो अकेला अपनी मॉम की बॉडी के साथ 3 दिन रहा था। दरअसल उसकी माँ ड्रग एडिक्टेड एक प्रोस्टिट्यूट थी, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तब वहाँ पर ग्रे फैमिली मिलती है। जो उसकी अभी की मॉम है वो इसी फैमिली से होती है। ये दोनों घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि आना की गाड़ी को लैला ने, जो लड़की उसका काफी दिनों से पीछा कर रही थी, उसने पूरी तरह से खराब कर दिया होता है। ये देखकर आना को दुख होता है, इसकी कार के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर क्रिस्टीन भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दिमागी हालत उतनी अच्छी नहीं है। और जब आना अपने ऑफिस जाती है तो जैक उस बोलता है, तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, वहाँ मुझे मेरी असिस्टेंट की जरूरत है। हालांकि आना नहीं जाना चाहती, लेकिन वो मना नहीं कर सकती। वो यहाँ पर जॉब करती है, और जब ये बात वो मैसेज करके क्रिस्टीन को बताती है तो क्रिस्टीन उसे न्यूयॉर्क जाने से मना कर देता है। वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। क्रिस्टीन बोलता है कि हम इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो मीटिंग में होता है। और जब बाद में आना क्रिस्टीन से मिलने उसके घर जाती है तो उनके बीच में फिर एक बार फिजिकल रिलेशन बनता है।
और वो BDMS टॉयज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ आना की मर्जी से होता है और उसके बाद जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो आना बोलती है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, लेकिन क्रिस्टीन चाहता है कि वो ना जाए। उसके बाद क्रिस्टीन बोलता है कि अगर तुम्हें न्यूयॉर्क ही जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आना इस बात के लिए मान जाती है। क्रिस्टीन नहीं चाहता कि आना जैक के साथ जाए क्योंकि वो जैक के बारे में सब कुछ जानता है, और जब आना जैक को मना कर देती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क नहीं आ सकती, मेरे पहले से कुछ प्लान है, तो जैक उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। उस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं होता, लेकिन आना उसकी टांगों के बीच में लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वहीं पर क्रिस्टीन आ जाता है और वो क्रिस्टीन को कहती कि उसने मुझे छूने की कोशिश की। क्रिस्टीन बोलता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आना क्रिस्टीन को अंदर जाने से मना कर देती है, लेकिन क्रिस्टीन अपने आदमी को अंदर भेज देता है और बाद में ये दिखाया जाता है कि जैक को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आना अपने काम में अच्छी होती है, इसीलिए उसके सीनियर आना को जैक की जगह काम करने के लिए कहते हैं। इस बात से आना को खुशी होती है, फिर भी उसके मन में एक शक होता है, ये सब क्रिस्टीन ने तो नहीं किया। और जब वो क्रिस्टीन से मिलती है वो उसे पूछती है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये जो कुछ भी हुआ है ये तुमने किया है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है लेकिन अपने आप पर नहीं। इसके साथ साथ क्रिस्टीन आना को ये भी बोलता है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, और इस बात के लिए आना अग्री हो जाती है। और अब एक दिन आना अपने ऑफिस में होती है तो वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है। आना अपना सामान लेने के लिए ऊपर केबिन में जाती है और जब वो पलट कर देखती है पीछे वही लड़की होती है जो काफी वक्त से उसका पीछा कर रही होती है, जिसका नाम लैला है। वो कहती कि क्रिस्टीन तुम्हारे साथ बेड पर सोता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो सब कुछ करता है जो उसने हमारे साथ कभी नहीं किया। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है? और वो आना की तरफ गन तान देती है। आना बोलती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और एक दिन वो मुझे भी छोड़ देगा। वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो गन नीचे रख दे, लेकिन वो हवा में एक फायर कर देती है और गन अभी भी आना की तरफ होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन भी आ जाता है। क्रिस्टीन बोलता है कि मेरी तरफ, और वो गन उसकी तरफ टाल देती है। क्रिस्टीन उसके पास जाता है, उससे गन ले लेता है और कहता है बैठ जाओ, और वो घुटनों के बल बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी जानवर को ऑर्डर दे रहा है और वो उसकी ऑर्डर को फॉलो करती है। ये देखकर आना हैरान हो जाती है। क्रिस्टीन आना को बोलता है तुम घर जाओ। क्रिस्टीन का आदमी उसे नीचे लेकर जाता है और जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो आना उसकी गाड़ी में नहीं बैठती और आना वहाँ से कहीं और चली जाती है। इस बात से क्रिस्टीन परेशान हो जाता है, लेकिन 3 घंटे बाद वो वापस आ जाती है। क्रिस्टीन आना से बोलता है कि मैं पिछले 3 घंटे से परेशान हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी नहीं है। दरअसल आना का बैग वही ऑफिस में ही छूट गया था, इसीलिए क्रिस्टीन उससे संपर्क नहीं कर पाता। आना बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा, तुम पूरी तरह से बदल गए थे। क्रिस्टीन बोलता है कि उसके पास गन थी, मैं मजबूर था। क्रिस्टीन आना से बोलता है कि शायद तुम डर गई हो। वो कहती है हाँ मैं डर गई हूँ, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती, मुझे सोचने के लिए और टाइम चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टीन बोलता है कि मुझे छोड़कर मत जा, और वो उसके सामने ठीक उसी तरह से बैठ जाता है जिस तरह से वो लड़की बैठी थी। आना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भी उसके सामने बैठ जाती है। वो कहती कि शायद अभी तुम्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन कभी न कभी चाहिए होगा। आना कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे ऐसे शौक क्यों हैं। वो कहता है कि ये मेरे शौक नहीं है, मुझे दर्द देना अच्छा लगता है, उन लड़कियों को जो तुम्हारी तरह दिखती है। आना बोलती है या फिर तुम्हारी माँ की तरह। क्रिस्टीन बोलता है कि हाँ, और उसे ये भी बताता है कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब मैंने ये फैसला किया था, अब मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। और उसका हाथ वो अपने दिल पर रखता है। आज से पहले उसने उसका हाथ अपने दिल पर कभी भी रखने नहीं दिया होता। और क्रिस्टीन आना से बोलता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ और तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और आना को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और फिर एक बार इन दोनों का रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और अगली सुबह क्रिस्टीन आना को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा अलग हूँ। आना बोलती है कि तुम इतने भी अलग नहीं हो, लेकिन वो उसके प्रपोजल के लिए हाँ नहीं बोलती।
अब आना को पता चलता है कि संडे को क्रिस्टीन का बर्थडे है और बर्थडे से पहले उसे अपने एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। लेकिन उसके जाने से पहले उसे एक गिफ्ट देती है। उसे बोलती है कि इसे अपने बर्थडे वाले दिन खोलना। क्रिस्टीन अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और जब वो वहां से आ रहा होता है तो वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खुद ही चला रहा होता है, क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। मगर उसके थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। जब आना और क्रिस्टीन की फैमिली ये न्यूज टीवी पर देखते हैं तब सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद न्यूज आती है कि क्रिस्टीन और उनकी असिस्टेंट बिल्कुल ठीक है। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और चंद पलों के बाद क्रिस्टीन अपने घर पर आ जाता है। उसे देखकर वहां पर सब खुश हो जाते हैं और आना उसके गले लगकर बहुत रोती है। इसके बाद ये सब मिलकर डिनर करते हैं। क्रिस्टीन की फैमिली वहां से चली जाती है तो आना उससे पूछती है कि जो गिफ्ट मैंने तुमको दिया था वो अभी तुम्हारे पास है। वो कहता है कि हाँ, और जब उस गिफ्ट को वो खोलता है उसमें इस लिखा होता है, यानी कि आना ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। और ये देखने के बाद क्रिस्टीन बहुत ही खुश हो जाता है और आना भी अब सारी जिंदगी क्रिस्टीन के साथ बिताना चाहती है। अगले दिन जब क्रिस्टीन की बर्थडे पार्टी होती है तब क्रिस्टीन वहां पर ऐलान कर देता है कि मैं आना से शादी करना चाहता हूँ। वहां पर एलिना भी होती है जो कि क्रिस्टीन की मॉम की फ्रेंड है और क्रिस्टीन का सबसे पहले फिजिकल रिलेशन इसी लेडी के साथ हुआ था और इसी ने उसे बीडीएमएस टॉयज का इस्तेमाल करना सिखाया था। वो लेडी इस शादी के विषय से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जब आना अकेले में होती है तो वो उसे बोलती है कि तुम एक गोल्डी गर्ल हो। गोल्डी गर्ल वो लड़की होती है जो किसी भी आदमी से रिश्ता उसके पैसों के लिए बनाती है। वो बोलती है कि क्रिस्टीन शादी के लायक बिल्कुल भी नहीं। इस बात से आना को गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो वाइन होती है वो उसके मुंह पर फेंक देती है और तभी वहीं पर क्रिस्टीन आ जाता। वो उसे टिश्यू पेपर देता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एलिना बोलती है ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्रिस्टीन बोलता है कि ये तुम तय नहीं कर सकती, तुमने ही मुझे बर्बाद किया था, लेकिन अब आना ने सब कुछ ठीक कर दिया है। एलिना बोलती है कि क्या इसके बाद दूसरी लड़की ढूंढोगे। वहीं पर क्रिस्टीन की मॉम आ जाती है और वो एलिना को बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारती है, क्योंकि क्रिस्टीन की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई होती हैं और वो इन खुशियों को तोड़ना चाहती है। एलिना वहां से चली जाती है और उसके बाद क्रिस्टीन एलिना से हर तरह के रिश्ते तोड़ देता है। दरअसल वो उसकी बिजनेस पार्टनर भी होती है, लेकिन अब वो उसके साथ से हर तरह का रिश्ता तोड़ देता है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि क्रिस्टीन अपने घुटनों पर बैठकर आना की तरफ एक रिंग बढ़ाता है और उससे पूछता है विल यू मैरी मी, और आना कहती है हाँ आई विल। वो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि आना का पुराना बॉस जिसका नाम होता है जय, ये इनके रिश्ते से उनकी खुशियों से बहुत ज्यादा जल्स होता है और उसके चेहरे पर बदले की भावना दिखाई देती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।